students. Welcome to the next session in the Crash Course series. And I'm Yuvakshi Grover. And today I will be discussing Indian Penal Code 1860 Part 2. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है. यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, सर्च कीजिए पार्ट 1 को, लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च कीजिए टास्क बार में और उसका पार्ट 1 सर्च कीजिए. कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी चल रहा है, साथ ही साथ में कॉन्स्टी के भी दोनों पार्ट्स आ चुके हैं. तो यदि आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और इसको सर्च कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो को भी देखिए. राइट, तो आज हम बचा हुआ पूरा आईपीसी को कवर करेंगे जो किसी भी एलिमेंट्रीज एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आईपीसी एक लॉ ऐसा लॉ सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ के एरिया में जो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. आप उसमें स्क्रीन आउट नहीं कर सकते ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है. और कल रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉज के ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट दिया है. तो यदि आपने उस जजमेंट पर नहीं पढ़ा है तो जाइए और उसको एक बार देखिए और उस पर्सपेक्टिव से आईपीसी के कुछ टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने सेडिशन लॉज को लास्ट वीडियो में कवर किया है. आज मैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कवर करने वाली हूँ स्पेसिफिक वीडियो के अंदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट ऑफेंस फॉर टुडेज लेक्चर इज कल्पेबल होमोसाइड. अब होमोसाइड का बेसिक मतलब क्या होता है? होमोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन. किलिंग, होमोसाइड का मतलब होता है किलिंग. अब होमोसाइड जो है वो दो तरीके का हो सकता है. एक है आपका लॉफुल, एक है आपका अनलॉफुल. ठीक है, जब मैं बात करती हूँ लॉफुल किलिंग की तो वो उसका ऑब्वियसली आईपीसी से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है. हम आईपीसी में कवर करते हैं अनलॉफुल किलिंग को. इसके अंदर दो बातें हैं. एक है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक है कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली इन दोनों टॉपिक्स के अंदर एज अ स्टूडेंट हम बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो इस कंफ्यूजन को आज हम स्पेसिफिकली क्लियर करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 299 की. इसके पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट शो करना चाहती हूँ जो सिंपल सी बात है. ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट नॉट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर मर्डर्स. सारे मर्डर्स तो कल्पेबल होमोसाइड्स होते हैं बट सारे कल्पेबल होमोसाइड्स मर्डर्स नहीं होते. प्लस देयर इज अ लैंडमार्क केस व्हिच सिंपली स्टेट्स दैट सेक्शन 299 which is culpable homicide of IPC is the genus and section 300 that is murder is the species. मतलब इस स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ रेलेवेंस हमारे आज के टॉपिक से है. तो ये सेशन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये स्टेटमेंट इसलिए समझाया है ताकि आपको इसके आगे के पॉइंट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाया जा सके ताकि आपको कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू मर्डर्स एंड कल्पेबल होमोसाइड हमेशा हमेशा के लिए आज क्लियर हो जाए. ऑलराइट, सेक्शन 299 की पहले बात करते हैं विच इज कल्पेबल होमोसाइड. सेक्शन 299 इज कल्पेबल होमोसाइड. इसका पनिशमेंट हमको सेक्शन 304 के अंदर मिलता है. अब ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम समझते हैं व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड. 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं. whoever causes death, किसी ना किसी का तो डेथ हो रहा है, by doing an act wherein your intention of causing death or you are doing something with the intention of causing any kind of bodily injury which is likely to cause death. प्लस देर इज वन मोर पॉइंट अवेलेबल हियर दैट इज नॉलेज. आपके पास इस बात का नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ. अब हमको सेक्शन 299 में 3 बातें दी हैं. सिंपल सी बात है, किसी ने किसी की डेथ कॉज की इसलिए वो कल्पेबल होमोसाइड हुआ. होमोसाइड का मतलब ही किलिंग होता है तो डेथ एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाय डूइंग एनी एक्ट और एक्टस रिया प्लस मेंस रिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बाय डूइंग एनी एक्ट. थर्ड पॉइंट है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. हमारा या तो इंटेंशन था डेथ कॉज करने का या फिर हमारा इंटेंशन था कोई भी बॉडीली इंजरी देने का विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर हमें नॉलेज थी कि हमारे एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है. तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ये तीनों हमारे सेक्शन 299 में कवर हो जाते हैं. ठीक है, एक तो हो गई ये बात, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं. या तो हमने डेथ कॉज करी, मेरा इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, हमारा इंटेंशन था बॉडीली इंजरी क्रॉस करने का जो डेथ कॉज कर दे, या फिर हमें नॉलेज थी कि हमारे एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो सकती है. ऑलराइट, अब इसका पनिशमेंट हमको मिलता है सेक्शन 304 के अंदर. अब इसी के साथ साथ पहले हम मर्डर के भी कंडीशंस को यहाँ पर देख लेते हैं. मर्डर के लिए
चार कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड. मतलब मेरा इंटेंशन था कि मैं ऐसी बॉडीली इंजरी दूं कि डेथ कॉज हो जाए, with the intention of causing bodily injury to any person, and the bodily injury intended to be sufficient in the ordinary course to nature to cause death. हमने तीनों भी पीछे भी यही पॉइंट्स पढ़े, हम यहाँ पर भी एक यही तीनों पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. हमने वहां भी देखा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था, यहाँ भी देख रहे हम इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है, इंटेंशन एंड नॉलेज की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ना, वही सेक्शन 200 और 299 और 300 के बीच में डिफरेंस एस्टैब्लिश करता है. जो फोर्थ पॉइंट है वो बोलता है द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट it is so immediately dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death. सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी. मर्डर के केस में चौथा कंडीशन ये बोलता है कि जिस पर्सन ने वो एक्ट कमिट किया है उसको सारी प्रोबेबिलिटीज में ये पता है कि उसका जो एक्ट है वो डेथ ही कॉज करेगा. उसके पास फॉर श्योर ये नॉलेज है कि जो एक्ट उसने कमिट किया है वो इतना ज्यादा डेंजरस है और उस एक्ट का जो फाइनल आउटकम है वो डेथ ऑफ द अदर इंडिविजुअल ही होगा. अब ये कंडीशन मैंने यहाँ पे एडिशनल लिखी है, जो कंडीशन मैंने आपको 299 में एक्सप्लेन नहीं करी. इसका मतलब यही मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यही मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ओके, नाउ अब मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया, ठीक है. अब इसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में मैंने तीन बातें लिखी हैं. बॉडीली इंजरी है, इंटेंशन है और नॉलेज है. यहाँ पे जो नॉलेज है वो इस बात की नॉलेज है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जो भी एक्ट मैंने किया है वो रिजल्ट करेगा डेथ में. मतलब जो इंडिविजुअल का इंटेंशन है, जो इंडिविजुअल, दोनों ही केस में इंटेंशंस है, ठीक है, दोनों ही केसेस में कॉमन है इंटेंशन, दोनों ही केस में कॉमन है बॉडीली इंजरी. जो एक चीज एडिशनल है मर्डर में, जो मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड से थोड़ा सा फर्क, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में डिफरेंस होता है नॉलेज का. जब मर्डर की बात होगी तो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं और आपको पता है कि आपका एक्ट जो है वो रिजल्ट करेगा डेथ में. Whereas this particular essential is not present in the case of section 299. So this is the major difference between section 299 and section 300. Now Nara Singh Chalan versus State of Odisha का जो केस है वो लैंडमार्क केस है, प्लस रेग वर्सेस गोविंदा का केस भी लैंडमार्क केस है. इसी केस के अंदर डिफरेंशिएट किया गया था बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो सारे मर्डर्स कल्पेबल होमोसाइड होते हैं क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड के ही दो टाइप्स है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. फॉर दैट पर्पस यू कैन रेफर टू सेक्शन 299 एंड 300. उन दोनों का डिफरेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट में भी फर्क है. सेक्शन 302 मर्डर के लिए पनिशमेंट देता है, सेक्शन 304 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशमेंट देता है. ऑलराइट, तो बेसिकली हमें ये जो डिफरेंस है, ये फोर्थ पॉइंट का ये डिफरेंस हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 304A के अंदर दिया हुआ है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो हमें प्रोविजन बाय से पॉइंट याद होना चाहिए. देन डावरी डेथ, डावरी डेथ का कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे याद करना होगा सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में प्रिजम्पशन की बात होती है सेक्शन 113B के अंदर. तो ये दोनों सेक्शंस और सेक्शन 113B का जो सेक्शन है वो इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है बेसिकली, ठीक है. इसीलिए ये भी, इसलिए ऑटोमेटिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 306, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है.
Suicide is a kind of offense, and if somebody abates someone to commit suicide, then the charge of section 306 can be framed. इसका लैंडमार्क केस यदि आपको मैं लैंडमार्क इंसिडेंट बताऊं तो वो अर्नव गोस्वामी का इंसिडेंट था. अर्नव गोस्वामी के ऊपर भी 306 का ही चार्ज फ्रेम किया गया था. Alright, so that is why this particular section is automatically very important when we talk about these two concepts. So I have discussed these two concepts very briefly in a very short sense, but I hope I have made you understand what is the basic difference between culpable homicide and culpable homicide not amounting to murder. Alright, let's move further. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का है. अब हर्ट हमें 319 में मिलेगा, ग्रीवियस हर्ट हमें 320 मिलेगा. हर्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं. आपके एक्शन से किसी को बॉडीली पेन हुआ है, कोई टाइप की डिसीज हुई है, या फिर इन्फर्मिटी कॉज हुई है. ये तीनों ही चीजें होती हैं आपकी हर्ट. यहाँ पर हम टर्म पढ़ रहे हैं और का मतलब होता है तीनों में से कोई एक चीज भी यदि कॉज हुई है आपके एक्शन के कारण, then you will be liable for the offense of hurt here. Alright. Now, if I talk about the concept of grievous hurt, it's mentioned under section 320 and it includes 8 points. First is emasculation. Alright, that means if you are by your action, by your designated action, actus rea और आपका mens rea भी था, and either of these things are caused, then it is grievous hurt and not just hurt. Now, what is the difference between these two offenses? The difference is between the designated punishment for these two offenses. ठीक है, तो कौन सी 8 बातें जो हर्ट में कवर होती है? emasculation, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर ऑय. अब देखो हमको ना, हम जनरली पढ़ते पढ़ते ना ये वर्ड भूल जाते हैं. हम जब पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को तो हम बाकी सारी बातें तो याद रखते हैं, लेकिन हम ये वर्ड मिस कर जाते हैं जो कि है परमानेंट. परमानेंट प्राइवेशन होगा तभी आपका ये ग्रीवियस हर्ट होगा. यदि किसी एक्शन में परमानेंट प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ प्राइवेशन हुआ है तो ये हर्ट में फॉल करेगा सेक्शन 319 में, ना कि ग्रीवियस हर्ट में. ग्रीवियस हर्ट में परमानेंट का होना सुपर इंपॉर्टेंट है और यहीं से एमसीक्यू बनता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑलराइट, देन permanent privation of the hearing of either eye. Again, the word permanent is very relevant here. ठीक है, यदि वो टेम्पररी है तो वो आपका हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है. ये बात हमको यहाँ पर दिमाग में बिठा लेनी है. यदि वो टेम्पररी है, टेम्पररी ब्लाइंडनेस है या डेफनेस है, तो वो आपका हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. अगेन इसके साथ में हमें परमानेंट वर्ड नहीं मिला है. ठीक है, द कैच हियर इज वी डू नॉट हैव द वर्ड परमानेंट हियर. सो परमानेंट इज विद eyesight and ears, not with the privation of any member or joint of the body part. Destruction or permanent, again it's permanent, impairing of the powers of any member of joint. मतलब टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा, दोनों ही ग्रीवियस हर्ट होगा. जबकि आईसाइट और ईयर के लिए ऐसा नहीं है. ईयर और आईसाइट के यदि नॉन परमानेंट या टेम्पररी इंजेक्शन हुआ है तो वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है, वो हर्ट होता है. Then permanent disfiguration of the head and face. Permanent, not again, it's not permanent in the 7th option. It's fracture or dislocation of a bone or tooth. So if your action is leading into fracture or dislocation also, then also it's grievous hurt. You do not require a permanent injury here. Alright, then the last point is very important. Any hurt which endangers life or causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. यदि कोई भी आपके एक्शन से किसी को 20 या मोर डेज के लिए हर्ट कॉज हो रही है या बॉडीली पेन कॉज हो रहा है तो ये आपका ग्रीवियस हर्ट होता है, हर्ट नहीं होता है. Alright, this is grievous hurt and not hurt. Now see, by 2013th amendment, 2 sections have been introduced, section 326A and 326B. ये आफ्टर लक्ष्मी केस आया है. आपने लक्ष्मी का केस सुना होगा जो एसिड अटैक वाला केस है. एसिड अटैक केस के बाद ये सेक्शंस 2013 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनके अंदर ग्रेव पनिशमेंट्स एम्बॉडी अपॉन की गई थी by the legislators in the form of a very amendment, in the form of amendment. 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट और 2018 क्रिमिनल अमेंडमेंट दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों अमेंडमेंट्स में क्या कॉन्सेप्ट्स और क्या प्रिंसिपल्स को ऐड अपॉन किया गया है. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, let's talk about wrongful restraint and wrongful confinement.
जनरली हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 339 में दिया हुआ है और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339 में दिया हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में दिया है। अब देखो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगी यहाँ पे और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। if you are stopping somebody to move towards a specific area, ठीक है, you're distracting somebody, obstructing somebody to move into a specific direction। जैसे कि यदि मैं किसी कॉलेज की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चाहती हूँ, आप नॉर्थ में आके मेरे सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं आपको नॉर्थ से नहीं जाने दूंगा, then this is wrongful restraint because you're restraining me to move in a specific direction। That means you are obstructing me from proceeding in any specific direction for which I have a right to proceed। Alright, then you are committing the offense of wrongful restraint। अब wrongful confinement क्या होता है? wrongful confinement का मतलब है मुझे आपने एक specific area के अंदर बंद कर दिया है और आप मुझे उसके beyond escape नहीं करने दे रहे हो। This is wrongful confinement। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, wrongful restraint के लिए आप किसी को obstruction cause करना important है। ये obstruction voluntary होना चाहिए और ये obstruction ऐसा होना चाहिए जिससे यू आर स्टॉपिंग समबडी टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप इंडिविजुअल को मूव नहीं करने दे रहे हो, दिस इज रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्ट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है यू आर प्रिवेंटिंग दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड अ स्पेसिफिक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। आप किसी को सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, एक स्पेसिफिक एरिया के बियॉन्ड नहीं मूव करने दे रहे हो, दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एंड द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट स्पेसिफिकली इज, रिस्ट्रेंट मतलब एक डायरेक्शन में नहीं मूव करने देना और कन्फाइनमेंट मतलब कन्फाइन कर लेना चारों एरिया में जहां से उसको आप एस्केप नहीं करने दे रहे हो। ऑलराइट, इसमें बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आफ्टर बेल यदि कोई पुलिस अथॉरिटी किसी को कन्फाइन कर लेती है, चार ऐसे कमरे के अंदर बंद करके रखती है लॉकअप में, उसको बेल मिल चुकी है, उसके बावजूद उसको मूव ऑन नहीं करने दे रही है, तो पुलिस अथॉरिटी कौन सा ऑफेंस कमिट कर रही है? इस केस में पुलिस अथॉरिटी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करती है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं। यहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं जबकि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। ठीक है, अब ऑलराइट, सो आई होप दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज क्लियर टू यू नाउ। देन द अदर इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आर, सेकेंड हमारा क्रिमिनल फोर्स है। क्रिमिनल फोर्स के अंदर सेक्शन 350 बात करता है क्रिमिनल फोर्स की और 351 में असॉल्ट है। ये दोनों टाइप ऑफ ऑफेंसेस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जनरली हमने टॉट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बैटरी का, यदि हमें वो याद हो तो। सिमिलरली यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में काफी सिमिलैरिटीज इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 में। अब क्रिमिनल फोर्स, पहली बात समझते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी का भी मोशन कॉज किया हो या फिर चेंज ऑफ मोशन हुआ हो या फिर सीजेशन ऑफ मोशन हुआ हो। मतलब फोर्स का मतलब होता है ऐसी एनर्जी दूसरे इंसान पे डालना जिससे उसका चेंज ऑफ मोशन हो जाए, चेंज ऑफ स्पेस हो जाए, दिस इज फोर्स। नाउ itself force is not punishable, what is punishable is criminal force। अब कोई भी फोर्स क्रिमिनल तब डेजिग्नेट होगा जब आप पहली बात उसको इंटेंशनली करो, मतलब बात आ गई यहाँ पे हमारे मेंसरिया की, उसके बाद उस पर्सन के कंसेंट के बिना करो, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, एंड देन यू आर डूइंग दिस फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, if I wish to steal something from the pocket of the other person, मैं थेफ्ट कमिट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब थेफ्ट के लिए उसने मुझे देख लिया तो मैंने उसको धक्का मारा जिससे उसे लग गई, तो यहाँ पे मेरा फोर्स क्रिमिनल माना जाएगा क्योंकि मैंने ये किया फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ऑलराइट, and with the intention to cause or knowing it likely to be cause injury, fear or annoyance to the person to whom it was caused। तो या तो मैंने ये फोर्स यूज करा इंजरी कॉज करने के लिए, फियर कॉज करने के लिए या उसको अनॉय करने के लिए, इन सभी केसेस में मेरा जो फोर्स है वो क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। तो क्रिमिनल फोर्स मेरा कवर होता है सेक्शन 350 के अंदर। अब असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है व्हेनेवर अ पर्सन मेक्स एनी काइंड ऑफ जेस्चर्स और एनी प्रिपरेशन and he intends to cause apprehend that other person that he is going to use a criminal force। तो यदि मैं किसी को अपना फेस दिखाऊं, उसकी तरफ मैं उसको फेस दिखा के ऐसे दिखाऊं, तो मतलब आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड आई एम ट्राइंग टू कन्वे हिम दैट आई मे यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट हिम। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाता है असॉल्ट। आपने अपने जेस्चर, अपने बॉडी एक्शन के थ्रू ये पोर्ट्रे किया कि आप अलग दूसरे बंदे के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, तो ये असॉल्ट हो जाता है।
और फोर्स का क्रिमिनल इंटेंशन के साथ यूज होना क्रिमिनल फोर्स हो जाता है अंडर सेक्शन 350। तो दीज टू क्रिएट कंफ्यूजन। हमें लगता है असॉल्ट अलग है, हमें लगता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स एक ही बात है। असॉल्ट टच करके नहीं होता है, लेकिन यदि आप कोई भी ऐसा एक्शन कर रहे हो जो ये पोर्ट्रे करे कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो अदर इंडिविजुअल पे, तो वो आपका असॉल्ट हो जाएगा। अदरवाइज उसके बाद यदि आप वो फोर्स यूज कर लेते हो तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 350। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। अब किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में एक डिफरेंस है जो हमको नहीं समझ में आता है, जनरली भूल जाते हैं। पहली बात, किडनैपिंग दो ही टाइप्स की हो सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। अब ये दो बातें हमारे पास हैं, एक है किडनैपिंग, एक है एब्डक्शन। किडनैपिंग के दो टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। हमें एक बात ध्यान रखनी है, एब्डक्शन अपने आप में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंस है और किडनैपिंग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब यदि किसी भी इंडिविजुअल को आपने किडनैप किया है, at the time of offense he was in India and the accused conveys such person beyond the limits of India. So for example, there is a person A, he was residing in Delhi और मैंने इस इंडिविजुअल को यहाँ दिल्ली से किडनैप किया और मैंने इसको सेंड कर दिया बांग्लादेश के किसी पर्टिकुलर सिटी में। तो यहाँ पे मैं कौन सा ऑफेंस कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैंने इसको इंडिया से किडनैप करके भेजा है दूसरी कंट्री में। अब हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इंडिया का आईपीसी के कोड का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटर टेरिटोरियल दोनों एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब ये ऑफेंस जो कमिट हुआ है, ये ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया में और फिर ये भेजा गया है बांग्लादेश में, उसको दूसरी कंट्री में सेंड किया गया है, लेकिन तब भी क्योंकि ये ऑफेंस इंडियन टेरिटरी में कमिट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, किडनैपिंग के लिए ये विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। यदि ये कंसेंट से हो रहा है तो ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है ये ऑफेंस नहीं होगा। किडनैपिंग के लिए विदाउट द कंसेंट जो है वो एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। विदाउट द कंसेंट होगा तभी हम इसे किडनैपिंग मानेंगे, अदरवाइज हम इसको किडनैपिंग ट्रीट नहीं करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। Now, the second type of kidnapping is kidnapping from lawful guardianship. Lawful guardianship मतलब बात होगी माइनर की, गार्जियनशिप की बात आई मतलब बात आएगी माइनर की। Now see, there are two categories, 1 and 2. एक minor who is under the age of 16 years if he is a male, or a minor who is under the age of 18 years if she is a female. यदि वो फीमेल है तो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स होगी, यदि वो मेल है तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स होगी, यदि वो फीमेल है, यदि वो मेल है तो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स होगा। नाउ ये दोनों माइनर्स है, इसीलिए ये दोनों है अंडर द लॉफुल गार्जियनशिप। इसलिए यदि इनका किडनैप होता है विदाउट द कंसेंट, इनको एंटाइज किया जाता है, तो ये आता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ना कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, then a person of unsound mind, now the person, since he is of unsound mind, so he is there under the protection of a lawful guardian, इसीलिए इसका भी किडनैपिंग यदि होगा तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में आएगा, ना कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आएगा। यदि इस पर्सन को आप उनकी लॉफुल गार्जियनशिप से हटाकर उनकी कंसेंट के बिना हटाते हो और किसी और प्लेस पे ले जाते हो इनमें से, इस कैटेगरी में से किसी भी इंडिविजुअल को, तो ये लॉफुल किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर फॉल करेगा। Now it's important to understand one thing here. Yadi there is a person A who is a male and he is 15 years of age. Now he resides with his parents who are his lawful guardians in Delhi. So if you take this individual, if you entice this individual from Delhi to Mumbai, for example, without the consent of the child as well as the parents, then you are committing the offense of lawful guardianship. But for instance, this particular person here in the same example, this particular person is 19 years old, ठीक है। यदि ये 19 years of age का है, यदि ये 19 years of age का है, ओके, अबडक्शन के एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ। यदि ये 19 years of age का है तब क्या होगा,
तब तो आपने इंडिविजुअल को एंटाइस किया है फ्रॉम दिल्ली और आप ले जा रहे हो मुंबई, ठीक है, और वो है भी 19 ईयर्स ऑफ एज का, मतलब वो इस सेक्शन में भी फॉलो नहीं करेगा, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, और आप उसको उसके कंसेंट के बिना भी किडनैप कर रहे हो, तब वो किस ऑफेंस के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसको दिल्ली से मुंबई ले जाया जा रहा है, दैट इज विद इन इंडिया, जबकि यहाँ पर हमको ये पता है कि उसको बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया जब एंटाइज किया जाएगा तभी ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया माना जाएगा, मतलब कि ये इस इंडिविजुअल ऑफेंस में भी नहीं आ रहा, और तो और ये इस इंडिविजुअल ऑफेंस में भी फॉल नहीं कर रहा, और ये इस इंडिविजुअल ऑफेंस में भी फॉल नहीं कर रहा, तो फिर ये वाला इंस्टेंस दैट व्हेन यू किडनैप somebody someone who is 19 years of age from Delhi and you take him to Mumbai, then which of the following offense will cover this incident? For that you will have to read abduction under section 362. Abduction का मतलब होता है whenever you compel a person or induce a person to go from one place to another and such compulsion is either by force or by deceitful means, then you are committing the offense of abduction. तो यदि कोई individual person है A who is 20 years of age and you are enticing him using the force to move from Delhi to Mumbai, then you are not committing the offense of kidnapping but are committing the offense of abduction. इसीलिए हम जनरली किडनैपिंग और एबडक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। किडनैपिंग दो ही तरीके से हो सकती है, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, और उसके अलावा यदि आप किसी भी इंडिविजुअल का हु इज अबव द एज बार ऑफ 16 years and 18 years respectively, male and female, if that person has been induced to move from one place to another under compulsion by force or deceitful means, then he is committing the offense of, then the other person is committing the offense of abduction and not kidnapping. All right, he'll be punishable for abduction here under section 362 and not kidnapping. Okay, then moving further, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस की। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब ये ऑफेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। रेप लॉज, आफ्टर निर्भया केस रेप लॉज में काफी सारे चेंजेस आए, ठीक है। रेप के अंदर बहुत सारे सब प्रोविजंस हैं, जहां इंडिविजुअल पनिशेबल हुआ, पनिशेबल नहीं हुआ, बहुत सारे सेक्शंस हैं। सब हमको याद रखना है ऐसा नहीं है, हमको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो पुराने थे जिनको अमेंड किया, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि रेप लॉज बहुत ज्यादा लेंदी है, पूरा पढ़ने जाएंगे तो उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको इसमें कुछ बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम आज उसको कवर करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो मैं डिस्कस करूंगी। जनरली रेप की जो कंडीशन सेक्शन 375 में है वो सारी की सारी एप्लीकेबल होती है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। अब अभी अभी मैरिटल रेप काफी प्रिविलेंट हुआ है। कंटेम्पररीली कुछ ही टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के बहुत सारे मैरिटल रेप पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। दिल्ली हुई हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो हम आगे आने वाली क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। तो मैरिटल रेप अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो मैरिटल रेप की हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। दिस इज फॉलोइंग विद इन द एक्सेप्शन। द फर्स्ट एक्सेप्शन टू द प्रोविजंस ऑफ रेप इज मैरिटल रेप। Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under the age of 15 years, is not a rape. मतलब even if it's with consent under the age of 15 years it will be rape, otherwise it's not rape when it's with his own wife. अब ये ओरिजिनली 15 years of age था। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से इस एज बार को 15 से 18 में कन्वर्ट किया गया। ऑलराइट, अब फिर इसमें अमेंडमेंट आया है और फिर इसमें बहुत सारी रूलिंग्स आ रही है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये केस हमको याद रखना है जिसके थ्रू एज बार जो 15 इयर्स का था उसको बढ़ा के 18 इयर्स तक की फीमेल को प्रोटेक्शन दे दिया गया। बट बियॉन्ड 18 इयर्स इफ some husband commits sexual enters into a sexual intercourse with his own wife without her consent, so this entire scenario is nowhere covered as of now. That is why this main issue and the main concept of marital rape is into question here by the judiciary. It is being scrutinized on a daily basis. Now, how it has been scrutinized, what journey it has traveled, we will discuss that in the upcoming videos. If you want me to cover any specific judgment on this particular topic, do comment in the chat box and let me know.
Okay, then this is the first exception, that is marital rape. The second is medical examination and medical procedure. If the doctor is committing is conducting any kind of medical procedure on the female, that will also not constitute rape. All right, so this is what you have to remember from these particular options. Now let's talk something about 2013 अमेंडमेंट. अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, 2013 और 2018 अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट्स क्रिमिनल लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं. इनके थ्रू बहुत सारे सेक्शंस इंक्लूड किए गए. जैसे कि हमने इंक्लूड किया सेक्शन 354A, 354B, 354C और 354D. ये जो चारों सेक्शंस थे ये इंक्लूड किए गए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. एक तो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ सेक्शंस हम लोग लेकर आए, कुछ हम लोग नॉर्मल सिक्योरिटी ऑफ द फीमेल को ध्यान में रखते हुए लेकर आए, क्योंकि ये अमेंडमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ द निर्भया केस. तो फीमेल्स को एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटेक्शन दिया जा सके, इसलिए हमने ये सारे ऑफेंसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे. पहला ऑफेंस था सेक्सुअल हरासमेंट. अब ना सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 354A के अंदर डाला गया. इसके अंदर वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हों. तो एवरीथिंग विच मेक्स अ फीमेल अनकंफर्टेबल इंक्लूडिंग सेक्सुअली कलर्ड remarks will be considered for the offense of section 354A under sexual harassment. Next is assault or criminal force. Assault और criminal force हमने अभी अभी पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर. Assault or criminal assault मतलब by gestures you are making the female understand that you might end up using criminal force against us, और criminal force आप यूज करना चाहते हो with the intent to disrobe a woman. Now see, एक सेक्शन है 354B, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है. इंटेंट टू डिसरोब अ वुमेन जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, सिंपल सा मीनिंग है, यदि आप क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट दोनों में से कुछ भी कंप्लाई करते हो ताकि आप वुमेन को डिसरोब कर सको, तो वो आपका ऑफेंस हो जाता है 354B के अंदर. अब ये जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय 2013 अमेंडमेंट. दिस वाज नॉट ओरिजिनली अंडर आईपीसी. तो विद टाइम इस सेक्शन का नीड डेवलप हुआ और हमने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करा अंडर 2013 अमेंडमेंट. Through the amendment, 3 more things were added, that is voyeurism, stalking and acid attack. अब voyeurism क्या होता है? If anybody watches, captures or distributes the image of a woman which is capture किया, देखा या डिस्टर्ब किया, ऐसी इमेज जो जनरली वुमेन प्रेफर नहीं करेगी पब्लिक डोमेन में लाना, तो आपने ऑफेंस किया वॉयरिज्म का. ये ऑफेंस भी 2013 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एक्ट के अंदर. देन वी हैव स्टॉकिंग. स्टॉकिंग में यहाँ पर जनरली जो आईटी एक्ट में कवर्ड है वो आपका साइबर स्टॉकिंग है, ये आपका फिजिकल स्टॉकिंग भी कवर करता है. Okay, so for example, you follow a woman in the marketplace, or you try to follow her, keep a track record of what things she is doing in the entire day. That is stalking under section 354D. Then the offense of 326A acid attack भी यहाँ पर include हुआ after the landmark case of Lakshmi, and this I discussed in the previous slide also. केस के बाद एसिड अटैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 326A. देन 2018 के अमेंडमेंट के बाद हमने बहुत मेजर सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा. कुछ सेक्शंस हमने अमेंड करे, जैसे 166A, 228A, 376 में हमने रेप के पनिशमेंट को और एनहांस कर दिया. कुछ सेक्शंस हमने इंसर्ट किए. जो मेजर हमने एक अमेंडमेंट लाया वो हमने लाया गैंग रेप में. गैंग रेप में हमने डेथ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करा, वो भी उन केसेस में, और हमने डिवीजन किया. रेप होता है अंडर 12 इयर्स ऑफ एज की गर्ल के साथ तो और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस हाई हो जाएगा और पनिशमेंट हायर मिलेगी. रेप होगा अंडर 16 तो अलग लेवल ऑफ पनिशमेंट मिलेगी. एंड फॉर दिस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग रेप इटसेल्फ by amending and by inserting section 376D and section 376DB. Then moving further, unnatural offenses section 377 है. हमने ये टर्म सुनी होगी बार बार, LGBT राइट्स. LGBT के बारे में बहुत सारी बातें चलती आ रही हैं. LGBT से रिलेटेड है सेक्शन 377. सेक्शन 377 यदि हम इसके प्रोविजन को देखेंगे तो ये वॉलेंटरी अननेचुरल कार्नल इंटरकोर्स की बात करता है. अब हमने जितना इसका नेचर वॉलेंटरी था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है.
बाकी नॉन वॉलेंटरी अभी भी एक क्रिमिनल एक्ट है. And to understand how this section has traveled a journey from being a criminal act to a decriminalized act, let's understand 3 or 4 cases in short. Okay, the first is Nas Foundation versus Government of Delhi. This was the first time wherein this particular topic and this particular section of 377 was challenged in the Delhi High Court. सबसे पहले कॉग्निजेंस लिया गया था इस केस के अंदर. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर रीड डाउन किया था प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 377 को और ये बोला था कि दीज आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21. अगेन इक्वालिटी, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू लाइफ, तीनों के बेसिस पे इसको वायलेटिव डिक्लेयर किया गया था. हाईकोर्ट ने इसको इसकी एंटायरिटी में स्टॉप करने का ऑप्शन दिया था. नॉन कंसेंशुअल मतलब इनवॉलंटरी, ऑलराइट, स्टिल वर ट्रीटेड एज ऑफेंस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट. और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोनों को हमें इक्वल फुटिंग पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मोरालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अप फॉरवर्ड कर जाए. दिस कैन नॉट हैपन. सो दिस वाज नास फाउंडेशन. Now the same case was challenged in Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation and others in 2014, and the decision of Nas Foundation was challenged here. Again, a two-judge bench gave this decision and they stated that जो ये LGBT community है ये पूरा का पूरा बहुत ही छोटा fraction of the total population है और यदि हम 377 को decriminalize करते हैं तो बेसिकली इन्होंने ये डिफेंस दिया था कि 377 अप्लाई करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कंसेंट प्रिंसिपल. वो स्पेसिफिकली किसी सेक्ट को या किसी आइडेंटिटी के ओरिएंटेशन के इंडिविजुअल को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है. वो पूरा का पूरा एक नॉर्मल ऑफेंस है जो कुछ आइडेंटिफाइड सर्टेन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज कर रहा है. तो इस ग्राउंड पे उन्होंने बोला था कि 377 को हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. बट अगेन आफ्टर दिस in 2017 we had KS Puttaswamy landmark judgment जिसके थ्रू राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसी केस के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और कॉन्सेप्ट बन गया डिस्कशन का, जहां पे ये डिक्लेयर हुआ कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इंडिविजुअल का उसको प्रोटेक्शन इज अ कोर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21. और इसी का इफेक्ट ये हुआ कि फाइनली नवतेज जौहर वाले केस के अंदर सुरेश कुमार कौशल को पूरा का पूरा ओवररूल किया और सेक्शन 7 को डीक्रिमिनलाइज किया वॉलेंटरी एक्ट्स के प्रोस्पेक्टिव में. अब हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है, पूरा का पूरा सेक्शन डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, सिर्फ वो पार्ट डीक्रिमिनलाइज किया गया है विच इज वॉलेंटरी इन नेचर. ऑलराइट, यदि वो नॉन वॉलेंटरी विदाउट फ्री कंसेंट है तो वो अभी भी एक क्रिमिनल एक्ट है अंडर सेक्शन 377. तो टू द एक्सटेंट both of the things are voluntary, it has been decriminalized in Navtej Johar Singh case. So that was a landmark step taken after KS Puttaswamy judgment, and this was the after effect of KS Puttaswamy judgment. All right. So this is what you have to remember from 377. You might come across these cases, names of these cases in any of the exam. Alright. Then let's discuss offences against property. अब सारे offences इसमें important नहीं है, हम offences के integral parts cover करेंगे जिससे हमें confusion होता है, उस confusion को आज clear करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं theft की. Theft के अंदर एक बात हमें याद रखनी है, dishonest intention, movable property, out of the possession, without consent. ये चार बातें हमें याद रखनी है. यदि आप किसी की भी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसके पोजेशन से निकाल के अपने पोजेशन में पुट फोर्थ करते हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो थेफ्ट का. So for example, X takes away my watch kept in my pocket without my consent and keeps it to his own use. That is, keep it to himself and use it. Then he is committing the offense of theft. अब theft सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है. दूसरी बात, इस एक्शन से किसी को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए और किसी को रॉन्गफुल लॉस. यदि आपने मेरा वॉच लिया है तो आपको होगा रॉन्गफुल गेन और मुझे होगा रॉन्गफुल लॉस. ये रॉन्गफुल गेन क्या है? पार्ट 1 की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाइए पार्ट 1 की वीडियो देखिए. मैंने रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों का डेफिनेशन डिस्कस करा है और इसका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सो कमेंट में मुझे बताना व्हाट इज द सेक्शन ऑफ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस जहाँ पे दोनों टर्म्स डिफाइंड है. प्लस हमने डिसऑनेस्ट वर्ड के भी डेफिनेशन को डिस्कस किया था पार्ट 1 में. सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर दीस थ्री टर्म्स आर डिफाइंड.
and we had definition of movable property also. So please tell me in the comment box where we can find these definitions. And if you have not seen the first part on IPC, please revisit and see the first part. Alright. So if you are moving out of the possession of a movable property of an individual without his consent, you are committing the offense of theft. इसका पनिशमेंट है which may extend to 3 years. हमें ये बात याद रखनी है कि 3 years तक इसका पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है. ओके, नेक्स्ट एक्सटॉर्शन 383. अब एक्सटॉर्शन क्या होता है? थोड़ा सा एग्रीवेटेड फॉर्म होता है थेफ्ट का. ठीक है, एक्सटॉर्शन में क्या होता है? यू आर इंटेंशनली मतलब वही बात आ गई हमारे मेंस रिया की. भैया ये बात तो हमको याद रखनी ही पड़ेगी. ठीक है, इफ अ पर्सन इज इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी and such injury to that person is that or to any other closed one, and as a result of that injury you are inducing that person to deliver any property, valuable security or which can be converted into a valuable security. मतलब सिंपल सी बात है, पहली बार मेंस रिया था, आपका क्रिमिनल इंटेंशन था, आपने किसी को फियर में डाला, इंजरी में डाला, और इस इंजरी का रीजन ये था क्योंकि आप उससे डिलीवरी चाहते थे ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. सो फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला मुझे ये हाउस या कोई भी XYZ प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, अदरवाइज आई विल स्लैप योर ब्रदर. ऑलराइट. अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे इमीडिएट डेंजर नहीं क्योंकि वो अगले ऑफेंस में. यहाँ पे इमीडिएट डेंजर की बात नहीं हो रही क्योंकि वो अगले ऑफेंस में. यहाँ पे आप बस किसी को फियर क्रिएट कर रहे हो इंजरी को, बदले में आप प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो आप ऑफेंस कर रहे हो एक्सटॉर्शन का. नाउ दिस इज आल्सो पनिशेबल अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. ऑलराइट, इट्स पनिशेबल अंडर सेक्शन 383 384. देन रॉबरी. अब रॉबरी दो तरीके से होती है. रॉबरी या तो थेफ्ट हो सकती है, रॉबरी या तो एक्सटॉर्शन हो सकती है. आइए समझते हैं कैसे. थेफ्ट हम पीछे देख कर आए, एक्सटॉर्शन हम पीछे देख कर आए. ठीक है, थेफ्ट रॉबरी कब होगा? जब आप थेफ्ट करते करते किसी को डेथ कॉज कर दो, हर्ट कॉज कर दो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दो, या फिर किसी को इंस्टेंट डेथ के फियर में डाल दो. ठीक है, अब ये सारा एक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप थेफ्ट करते करते करो. चोरी करते करते आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, अटेम्प्ट किया किसी की डेथ कॉज करने का, हर्ट कॉज कर दी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दिया, अटेम्प्ट किया, then you are committing the offense of theft, robbery by theft. Robbery by theft. ठीक है, सिंपल सी बात है. ये जो ऊपर के एक्ट है ये ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ थेफ्ट होना चाहिए या फिर इन द कोर्स ऑफ कमिटिंग थेफ्ट होना चाहिए, तभी ये थेफ्ट रॉबरी बाय थेफ्ट होगा. नाउ extortion is robbery if at the time of committing extortion you are putting somebody in fear. ठीक है, तो आप एक्सटॉर्शन कमिट करते करते किसी को भी फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में डाल दो. यहाँ जो टर्म आया ना वो आ गया तुम्हारा इंस्टेंट. पीछे भी हमने फियर की, डेथ की, इन सब चीजों की बात की थी कि हम फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. ठीक है, और आप ये करने के बदले उससे डिलीवरी ले रहे हो किसी भी थिंग एक्सटॉर्टेड की, तो आप ऑफेंस कर रहे हो एक्सटॉर्शन, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन. अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ फियर ऑफ इंजरी क्रिएट करने का. ये इमीडिएट डेंजर है कि नहीं ये हमें नहीं पता था, और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि प्रेजेंट हो एक्सटॉर्शन में. लेकिन जब भी एक्सटॉर्शन बाय रॉबरी होगा या रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन होगा तब इंस्टेंट फियर होना चाहिए ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. ठीक है, आप इंस्टेंटली उस इंडिविजुअल को फियर में डाल रहे हो. मैं किसी के यहाँ पे गन रख के बोल रही हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करो. दिस इज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन. ऑलराइट, दिस इज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन. नेक्स्ट डकॉइटी. जब रॉबरी 5 और मोर पर्सन्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डकॉइटी. इट्स एज सिंपल एज दैट. Must not be less than 5. That means as soon as robbery by theft or by extortion is committed by 5 or more persons, then it will be termed as dacoity. ठीक है, अब सबको कोजॉइंटली ये काम करना है. पनिशमेंट फॉर dacoity जो है वो imprisonment for life, imprisonment for up to 10 years and fine है.
एक बात हमें याद रखनी है, हमारे पास एक सेक्शन है जो है 396 विच इज डकॉइटी विथ मर्डर, और इसका जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है दैट इंक्लूड्स डेथ। ठीक है, एक और बात जो हमें याद रखनी है, डकॉइटी का प्रिपरेशन करना इज ऑल्सो punishable. I told this to you. I explained this concept to you in the last class when we were reading stages of crime. ठीक है, तो डकॉइटी का प्रिपरेशन करना इटसेल्फ में एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये बात हमें याद रखनी है। एक्सटॉर्शन नहीं, थेफ्ट नहीं, रॉबरी नहीं, डकॉइटी का प्रिपरेशन करना इटसेल्फ में पनिशेबल ऑफेंस है। ऑलराइट, अदर ऑफेंसेस, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन मुझे मिलेगा सेक्शन 403 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मुझे मिलेगा। अच्छा, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बहुत ही क्विक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। एक वॉच है, ठीक है, जो मुझे बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू ए फॉर एग्जांपल। मैंने, बी इज माय फ्रेंड, ठीक है, मैंने ये वॉच 3 डेज, मैंने ये वॉच 3 डेज के लिए बी को दी क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वॉच इसको ऑन अकाउंट ऑफ ट्रस्ट दी है। ठीक है, एक ट्रस्ट है, हम दोनों के बीच में एक फिड्यूशियल रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में, तो मैंने ऑन अकाउंट ऑफ ट्रस्ट इसको मेरी वॉच दी है कि आप इसे 3 दिन संभाल के रखो। अब इन्हीं 3 दिनों में बी ने ये वॉच सी को सेल कर दी। ठीक है, तो इसने क्या किया, बी ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, बी ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। तो यहाँ पे बी ने कौन सा ऑफेंस किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है जब आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक करके इंटेंशनली उसकी प्रॉपर्टी को अपने ओन यूज के लिए या किसी और फर्दर यूज के लिए जिसके लिए वो नहीं दी गई थी उसके लिए आप उसे यूज करते हो। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को खुद अपनी कंसेंट से वो प्रॉपर्टी दी हो, दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। But when I talk about criminal misappropriation of property, there is a watch, ठीक है, वो वॉच मुझे बस सीट पे मिली, मैंने उस वॉच को तुरंत ले जाके दिल्ली के सेकेंड हैंड मार्केट में सेल कर दिया फॉर 500 रुपीज। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी मुझे मिली जो वॉच थी, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जाके दिल्ली के सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करके 500 रुपीज अपने पॉकेट में रख ली। तो यहाँ मैंने किया क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने किया है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इस केस में जहां मैंने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया, किसी की लॉयल्टी ब्रेक की, किसी फिड्यूशियल रिलेशनशिप में एक ऑब्लिगेशन को ब्रेक किया, वहां मैंने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिमिलरली इफ 400 BC आपने सुना होगा, so we have cheating and cheating is surprisingly 415, 416, 417, तीनों सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मिसचीफ एंड वी हैव क्रिमिनल ट्रेसपास। ट्रेसपास का जो मतलब है वो हमने टॉर्ट लॉ से उठाया है, लेकिन जब इसे हम क्रिमिनल मेंसरिया के साथ करते हैं, to commit an offense if you are trespassing some place, then it is stated to be criminal trespass under section 441 to 462. So these are other important sections. Then moving further, let's discuss offenses against marriage. हमारे पास काफी सारे sections है इसमें, ठीक है, मोटा मोटा हमारे पास इतने sections हैं। सेक्शन 493 और 496 ये बात करते हैं मॉक मैरिज की। अब मॉक मैरिज का मतलब मैं ऐसे मॉक मैरिज क्यों लिख रही हूँ, मॉक मैरिज में इसलिए लिख रही हूँ, रियल मैरिज नहीं हुई है लेकिन तब भी आप ऐसे माहौल बना रहे हो that it's a marriage, and on this belief the other person or the female usually enters into a relationship or something like that when she believes that it's a marriage but it's not a marriage at your end, that means you're mocking a marriage. So वो हमारा ऑफेंस होता है 493 और 496। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट एक ऑफेंस नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें पता होना चाहिए कि मॉक मैरिज का कॉन्सेप्ट 493 और 496 में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बाइगेमी की। बाइगेमी का मतलब ये होता है कि ए और बी, दिस इज अ मैरिड कपल, ऑलराइट, एंड बीइंग अ मैरिड कपल बी मैरीज टू सी अगेन during the validity of this marriage is still valid, this is not dissolved,
A is still alive. This is not dissolved at all. And during the continuance of this marriage, B is entering into another relationship of marriage with C. So B is committing the offense of bigamy. ठीक है, अब ये ऑफेंस डिपेंड करता है आपके पर्सनल लॉज में. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप बाइगेमी नहीं कर सकते हो. बाइगेमी विल लीड अ मैरिज टू अ वॉइड मैरिज. So this marriage between B and C by application of the Hindu Marriage Act will be declared as a void marriage. ठीक है, तो bigamy is an offense under section 494 to 496. Now this is also provision based important for you. अब बात करते हैं अडल्ट्री की. अडल्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों भाई? क्योंकि ये हो चुका है डीक्रिमिनलाइज. कौन से केस में? जोसेफ में. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. देन वी हैव क्रिमिनल इलोपमेंट 496 के अंदर है. फिर हमारे पास है 498 में सब्जेक्टिंग वाइफ टू क्रुएलिटी. इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है. एक, क्रुएलिटी हस्बैंड के थ्रू भी हो सकती है और हस्बैंड के रिलेटिव के थ्रू भी हो सकती है. ये चीज हमसे इस सेक्शन में पूछी ही जाती है. दिस इज अ मैंडेट. हस्बैंड भी क्रुएलिटी के लिए सब्जेक्ट कर सकता है अपनी वाइफ को, हस्बैंड का कोई रिलेटिव भी कर सकता है. और दोनों ही केसेस में जो इंडिविजुअल वाइफ है वो 498 में जाकर केस फाइल कर सकती है. ठीक है, ये पॉइंट हम जनरली कभी कभी भूल जाते हैं रिलेटिव वाला, और हम क्वेश्चन को मैसअप कर देते हैं. तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव दोनों ही सब्जेक्ट कर सकते हैं क्रुएलिटी के लिए, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रुएलिटी के लिए अंडर सेक्शन 498 के. ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ अडल्ट्री. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्यों? क्योंकि पहला केस था सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, फिर आया जोसेफ का केस. इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपहेल्ड किया गया था, लेकिन इस सेक्शन में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया. Now after Josephine, adultery per se is decriminalized, but it is still a valid ground of divorce. It is still a valid ground of divorce, and this judgment is beautifully written. It's beautifully written with so many good, doctrines and wording here. Okay, now simple सी बात है. पहली बात, एक मैन ही कमिट कर सकता है ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री. जो प्रॉब्लम थी एडल्ट्री के साथ वो ये थी, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. देयर इज अ मैरिड कपल ए एंड बी, बी बीइंग द वाइफ. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर फीमेल सी बीइंग द वाइफ ऑफ डी. सो ए एंड डी बोथ आर मेल्स हियर, ऑलराइट, एंड बी इज द वाइफ ऑफ ए, सी इज द वाइफ ऑफ डी. नाउ फॉर इंस्टेंस, ए हस्बैंड ऑफ बी enters into a sexual intercourse with C, that is wife of D. ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात, क्योंकि ऑफेंस ऑफ अडल्टरी एक मैन ही कर सकता था, तो यहाँ पे ऑफेंस किसने कमिट किया? ए ने किया. अडल्टरी का ऑफेंस किसने कमिट किया? ए ने किया. ठीक है, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन. द वुमन इज द वाइफ ऑफ अनदर मैन. मतलब ये वुमन है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाइफ हो किसी ना किसी की. चलो ये तो जस्टिफाई हो रहा है एग्जाम्पल में. द मैन having sexual intercourse knows or has reason to believe that the woman is to be the wife of another. ये important है कि एक को पता हो कि that she is married. ठीक है, now the husband has not consented. अब ये पूरा का पूरा जो offense आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इसकी consent पे डिपेंड करता है. ये कौन? ये husband है C का. ठीक है, यदि husband ने consent दिया तो adultery नहीं हुआ, यदि husband ने consent नहीं दिया तो adultery एक offense हो गया. तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता था डी की कंसेंट पे. ठीक है, और कन्विंस, दैट मींस एक सिंपल सी बात हमें यहाँ से समझ में, इसके साथ हम रीड करते हैं 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी को, जहां पे से हमें ये पता चलता है, पहली बात, एक केस फाइल सिर्फ और सिर्फ ए के अगेंस्ट किया जा सकता है, सी के अगेंस्ट नहीं. मतलब अ वुमन कैन नॉट सू एंड कैन नॉट बी सूड as per section 497 read with section 198 of CRPC. एक वुमेन सू भी नहीं कर सकती और एक वुमेन सू की भी नहीं जा सकती for the offense of adultery. That is why it was declared to be violative on account of article 14 and 15. Since a woman in the original adultery law, a woman neither had a right to sue nor a woman had a right to be sued. ना उसे सू किया जा सकता है, ना वो सू हो सकती है.
That is why, in the landmark case of Joseph University Union of India, the entire concept of adultery was decriminalized and it was stated that it still remains to be a valid ground of divorce, but it is not an offense anymore. Alright, that is why this is important. Then we have defamation. सेक्शन 499 है हमारे पास और सेक्शन 500 है हमारे पास. टॉर्ट और क्राइम दोनों है डिफेमेशन. हम इसे क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. इफ अ पर्सन मेक्स और पब्लिशेस, अच्छा पब्लिश होना किसी भी बात का डिफेमेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, सच इम्प्यूटेशन इज मेड बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन. मतलब ये जो इम्प्यूटेशन है ये स्पोकन भी हो सकता है और ये हमारा रिटन भी हो सकता है. साइंस भी हो सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं. ऑलराइट, एंड द इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर इज टू हार्म. अगेन बात आ गई हमारे मेंस रिया की. जो ऑफेंडर का इंटेंशन है वो हार्म करना है एंड उसे पता है कि ऐसा जो इम्प्यूटेशन है विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, देन ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ defamation. Now what is important is, first ये publish होना चाहिए, सेकेंड ये इम्प्यूटेशन होना चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट बी ट्रू, क्योंकि यदि ये ट्रू है तो ये एक्सेप्शंस में फॉल करेगा. दिस इम्प्यूटेशन में बी ईदर स्पोकन, रिटन, साइंस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी से भी हो सकता है. ऑलराइट, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक्सेप्शन से बाहर होना चाहिए. एक्सेप्शन से बाहर क्यों होना चाहिए? टोटल में 10 एक्सेप्शंस है जो डिफेमेशन की डेफिनेशन में नहीं फॉल करते हैं. तो यदि ये केस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है देन इट इज नॉट डिफेमेशन. अभी 10 एक्सेप्शंस क्या है? यदि आप ट्रुथ एम्बॉडी अपॉन कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन लिख रहे हो, आप किसी ऑलरेडी हैपेंड केस को साइट कर रहे हो, आप कोई ऐसा ट्रुथ बोल रहे हो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर पब्लिक एट लार्ज, देयर आर 10 एक्सेप्शंस. इनको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें डिफेमेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब हम एलिमेंट्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं. और एक ओवरव्यू पता होना चाहिए 10 एक्सेप्शंस का कि उसमें एक्चुअली में है क्या, क्योंकि टोटल में 10 एक्सेप्शंस है डिफेमेशन पे. ऑलराइट, और इसके साथ साथ आपको सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अपहेल्ड किया गया था वैलिडिटी ऑफ डिफेमेशन लॉस को. तो ये केस हमको साथ में सुब्रमण्यम स्वामी वाला डिफेमेशन के साथ में पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. आई होप आपको आईपीसी का बहुत ही ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा. ये क्रैश कोर्स का हमने बहुत ही शॉर्ट में सब चीजें डिस्कस की हैं, बट मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट अस टू ब्रिंग मोर वीडियोस and please motivate us, then please go to the box, find Legal Edge After College, subscribe to our channel and get daily updates. We have an ongoing crash course on YouTube, but that is entirely free of cost. And we have come up with this idea and we are working very hard for you. So please motivate us by subscribing to our channel and please रीड स्टडी विद अस. बैठो पढ़ो साथ में, पूरा सेशन अटेंड करो, एक एक पॉइंट को लिखो, एग्जाम के लिए अच्छे से गेयर अप करो. प्लस यू कैन फाइंड अ फ्री मॉक. देयर इज अ फ्री मॉक अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट फॉर LLM entrance examination. You will find the link in the description box. It is for LLM entrance examinations and that is very helpful. मॉक करने से आपको आइडिया मिलता है आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, कितना आपका प्रिपरेशन है, आपको आगे और क्या करना है. तो मॉक अटेंड करना भी फ्री है. And again, if you wish to have some more videos on the same topic and if you have ideas in your mind, please drop a comment in the chat box. We'll try to come up with more and more videos for you. All right, all the best students and see you in the next video.